नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। केरल के कोल्लम में मंदिर में आग, एक पुलिसकर्मी समेत 60 से ज्यादा की मौत, 200 से ज्यादा जख्मी। मुख्यमंत्री घटनास्थल के लिए रवाना। राष्ट्रपति ने विविधता और सहिष्णुता को बताया भारतीय समाज की विशेषता। कहा, लोकतंत्र सिर्फ संख्या बल नहीं, सहमति बनाने से भी जुड़ा। सोनिया गांधी ने लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों पर बढ़ते खतरे पर जताई चिंता। असम के 61, पश्चिम बंगाल की 31 सीटों पर मतदान कल। चुनाव आयोग ने मतदान तक समाचार पत्रों में राजनीतिक विज्ञापन पर लगाई रोक। भारत तिब्बत सीमा पर बढ़ाई गई सुरक्षा। तमिलनाडु में जयललिता का पूर्ण शराबबंदी का वादा। डीएमके ने लगाया लोगों को गुमराह करने का आरोप। आज जारी होगा डीएमके का घोषणा पत्र। छत्तीसगढ़ के नक्सल पीड़ित सुकमा में 122 नक्सलियों का आत्मसमर्पण। हथियार डालने वालों में 11 महिलाएं शामिल। 9 पर था 1-1 लाख का इनाम। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। केरल के कोल्लम में मंदिर में लगी आग में एक पुलिसकर्मी समेत 60 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मरने वालों की तादाद बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। बताया यह जा रहा है कि मंदिर में उत्सव के दौरान आतिशबाजी की वजह से यह हादसा हुआ। खबरों के मुताबिक मुख्यमंत्री ओमान चांडी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। एक बड़ा हादसा। और रविंद्र शोराण हमारे संवाददाता वहां से जुड़ रहे हैं, सीधे ताजा अपडेट देंगे। रविंद्र, फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए, स्थिति बहुत खराब है और लगातार प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से जो पीड़ित हैं उनको राहत पहुंचाई जाए। इसके लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पे हैं और पुलिस के तमाम आला अधिकारी फिलहाल मौजूद हैं। चीफ मिनिस्टर ओमान चांडी और गृह मंत्री रमेश चिंतलिया दोनों लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और जो जानकारी हमारे पास अभी तक पुलिस सूत्रों के हिसाब से आई है, उसमें मरने वालों की संख्या बढ़कर 75 से ऊपर हो गई है। 75 से ज्यादा लोगों के हताहत होने की खबर है, जिसमें कई लोग झुलसकर मरे हैं और कई लोग जो है वो भगदड़ की वजह से मौत का शिकार हुए हैं। और करीब 250 लोग जो है वो इंजर्ड है, वो घायल हैं। उन लोगों को कोल्लम के सरकारी अस्पताल और जो अपना त्रिवेंद्रम के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जा रहा है। लगातार जो घायल है उनको मदद पहुंचाई जा रही है, क्योंकि अभी चुनाव का वक्त चल रहा है, इसलिए ये मामला राजनीतिक रूप भी धारण कर सकता है। लेकिन फिलहाल प्रशासन पूरी तरीके से इस पर लगा हुआ है और तमाम कार्रवाई कर रहा है कि किस तरीके से स्थिति को नियंत्रण में ले लिया जाए। हालांकि ये परंपरागत तौर पर यहाँ पर होने वाला कार्यक्रम है। रात को 3 बजे जब आतिशबाजियां चल रही थी इस मंदिर में, उस वक्त आग की चपेट में ये मंदिर का एक परिसर आ गया था, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई और उसके बाद ये बड़ा हादसा पेश आया है। जी, आपने बताया रात 3 बजे आग लगी थी। क्या अब पूरी तरह से आग पर काबू पा लिया गया है और इस वक्त राहत और बचाव के लिए किस स्तर पर काम चल रहा है? देखिए, राहत और बचाव कार्य के लिए प्रशासन का तमाम जो मशीनरी है वो यहाँ पहुंच गई है। चीफ मिनिस्टर की खुद निगरानी कर रहे हैं। जहां तक पुलिस का बात है तो पुलिस के जो आला अधिकारी है TN कुमार सेन DGP, वो खुद यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ये तमाम लोग जो है निगरानी रखे हुए हैं कि किसी तरह की कोई समस्या अब जो ना आए, जो बचाव कार्य है वो स्मूथली चल सके, उसकी लगातार यहाँ पे कोशिश की जा रही है। यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो भी मदद कर रहे हैं। इसमें सब लोग लगातार लगे हुए हैं। ये लेकिन क्योंकि परंपरा यहाँ पे हजारों की भीड़ होती है। कुछ बरस पहले भी इसी तरीके का हादसा यहाँ पर देखा गया था। उससे थोड़ा सा लापरवाही क्या तो बात सामने आती है कि लापरवाही इसमें हुई है, लेकिन अभी इन सब बातों पे तो विश्लेषण करना इतना ज्यादा आसान नहीं है। लेकिन फिलहाल यही खबर आ रही है कि मरने वालों की संख्या जो है वो बढ़ गई है और जिसको और भी ज्यादा बढ़ने की संभावना अभी जो पुलिस के सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं। हालात जो है वो अभी फिलहाल काबू में है। स्थानीय लोगों की मदद मिल पा रही है और आग जो है उस पर तो काबू पा लिया गया है। लेकिन क्योंकि मलबा है और भीड़ भाड़ की वजह से बहुत ज्यादा भीड़ थी, उस वजह से जो
मरने वालों की संख्या है उसमें बिल्कुल बढ़ने की रविंद्र, संभावना। इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि देश की विविधता कुछ लोगों की सनक की वजह से नहीं बदल सकती। पहले अर्जुन सिंह मेमोरियल लेक्चर में उन्होंने कहा कि लोकतंत्र सिर्फ संख्या बल से नहीं बल्कि सहमति बनाने से भी जुड़ा है। तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने धर्मनिरपेक्ष मूल्यों पर बढ़ते खतरे पर चिंता जताई। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बहुलवाद और सहिष्णुता को भारतीय सभ्यता का प्रतीक बताया। साथ ही आगाह किया कि कुछ हठी लोगों की सनक की वजह से इसे कल्पना में बदलने नहीं दिया जा सकता। दिल्ली में पहले अर्जुन सिंह मेमोरियल लेक्चर में उन्होंने कहा कि एक बहुलवादी लोकतंत्र में नागरिकों और खासकर युवाओं के मन में सहिष्णुता के मूल्य, विपरीत विचारों का सम्मान और धैर्य स्थापित करना महत्वपूर्ण है। Diversity of our country is a fact. This cannot be turned into fiction due to the whims and caprices of a few individuals. कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि मौजूदा समय में लोकतंत्र विविधता और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को खतरे का सामना करना पड़ रहा है। यह सचमुच एक चिंता की बात है कि लोकतंत्र, बहुलतावाद और सेक्युलर मूल्यों पर खतरा आज बढ़ता जा रहा है। इस मौके पर देश की शिक्षा प्रणाली में आगे की सोच और आधुनिकता की बुनियाद को मजबूत करने में अर्जुन सिंह के योगदान को भी याद किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब चुनाव से जुड़ी कुछ खबरें। असम में दूसरे और आखिरी दौर के 61 सीटों के लिए कल वोट डाले जाएंगे। इसके लिए प्रचार का शोर कल शाम थम गया। अब नेता घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में भी पहले चरण के दूसरे दौर की 31 सीटों के लिए कल मतदान होना है। असम विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर के उम्मीदवारों के लिए शनिवार प्रचार का आखिरी दिन था। 11 अप्रैल यानी सोमवार को राज्य की 61 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। इन सीटों पर कुल 523 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनमें से 477 पुरुष और 48 महिला उम्मीदवार हैं। दूसरे दौर में 1 करोड़ से ज्यादा मतदाता 12,698 पोलिंग बूथों पर मतदान करेंगे। इस दौर में गुवाहाटी, नगांव और मोरीगांव समेत निचले और मध्य असम के इलाकों में मतदान होना है। कोकराझार में भी इसी दौर में मतदान होना है। सत्तारूढ़ कांग्रेस 57 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि बीजेपी 35 और इसकी सहयोगी एजीपी 19 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। वहीं बीजेपी के साथ किस्मत आजमा रही बीपीएफ 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एआईयूडीएफ 47 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। चुनाव आयोग ने इन इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पहले चरण के तहत असम की 65 सीटों के लिए 4 अप्रैल को वोट डाले गए थे। अब तक सेकेंड फेज़ के इलेक्शनिंग में कोई खास अनटोवर्ड घटना नहीं हुई है और हमारी जो सारी इलेक्टोरल मशीनरी है वो सारे प्रिकॉशन ले रही है कि एक पीसफुल और एक फ्री एंड फेयर पोल सेकेंड फेज़ में भी संपन्न हो। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में भी पहले दौर के दूसरे हिस्से के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। यहां सोमवार को 31 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस दौर में 70 लाख से ज्यादा वोटर हैं। इनके लिए करीब 8,500 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इस दौर में पश्चिम मेदिनीपुर जिले की 13 सीटें, बांकुरा जिले की 9 सीटें, बर्दवान जिले की 9 सीटें शामिल हैं। इन सीटों के लिए कुल 163 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिनमें 21 महिलाएं भी शामिल हैं। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी, गुवाहाटी। और इस बीच चुनाव आयोग ने असम और पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण के मतदान तक राजनीतिक विज्ञापन के प्रकाशन पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। आयोग ने कहा है कि दोनों राज्यों में 10 अप्रैल और मतदान के दिन 11 अप्रैल को उसकी पूर्व अनुमति के बिना समाचार पत्रों में कोई राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित नहीं होंगे। आयोग ने पिछले हफ्ते भी दोनों राज्यों में पहले चरण के मतदान से पहले इसी तरह के निर्देश जारी किए थे। और दूसरे दौर की चुनाव तैयारियों पर हमारे संवाददाता विशाल दहिया ने असम के अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी नितिन खरे से खास बातचीत की। नितिन जी,
पहले चरण के मतदान से पहले हमने देखा कि जो कैंपेनिंग थी काफ़ी पीसफुल रही, कोई बड़ी घटना नहीं आई सामने। इस बार सेकंड फेज़ में भी क्या इसी तरह की रिपोर्ट्स हैं? अब तक सेकेंड फेज़ के इलेक्शनिंग में कोई खास अनटोवर्ड घटना नहीं हुई है और हमारी जो सारी इलेक्टोरल मशीनरी है वो सारे प्रिकॉशन ले रही है कि एक पीसफुल और एक फ्री एंड फेयर पोल सेकेंड फेज़ में भी संपन्न हो। किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि कई बॉर्डर इलाके भी हैं? जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स है वहाँ इलेक्शन कमीशन की तरफ से, MHA की तरफ से जो डायरेक्शन वहाँ की जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है उनको दिए गए हैं कि उस बॉर्डर को सील किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने सफिशिएंट नंबर में फोर्सेस अवेलेबल कराए हैं और उन फोर्सेस का इस्तेमाल एरिया डोमिनेशन, वल्नरेबल लोकेशंस के लोगों को कॉन्फिडेंस देना, इन सब चीज़ों के लिए किया जा रहा है। किस तरह की उम्मीद है इलेक्शन कमीशन को दूसरे चरण के मतदान के लिए? इलेक्शन कमीशन ने और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स ने, उनके सारी मशीनरी ने बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को अवेयर कराया है। उन्हें उम्मीद है कि मतदाता इस बार भी अच्छे नंबर में वोटिंग का अपना राइट बजाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आसाम के एडिशनल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर नितिन खरे, जो उम्मीद जता रहे थे कि पहले चरण की तरह ही दूसरे चरण में भी मतदाता बड़ी संख्या में बाहर आएंगे। कैमरा पर्सन विवेक मतवाल के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी, गुवाहाटी। और बीजेपी नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल कल चुनाव आयोग से मिला। बीजेपी नेताओं ने कहा कि पश्चिम बंगाल में पहले दौर के ओवर पोलिंग से कई सवाल खड़े हुए। पार्टी ने बाकी बचे दौर में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की मांग की। बीजेपी ने कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाया कि वो आचार संहिता का पालन नहीं कर रहे हैं। कोई भी जो सरकारी अधिकारी है, अगर वो पूरी तरह से उसके बारे में सच्चाई और परसेप्शन दोनों हो कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता के नाते काम कर रहा है, तो निश्चित तौर से स्वतंत्र और भयमुक्त और माहौल में चुनाव में बाधा पड़ती है। और तमिलनाडु की मुख्यमंत्री और AIADMK प्रमुख जयललिता ने कल चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया। उन्होंने RK नगर में एक रैली की। इसी सीट से जयललिता चुनाव लड़ रही हैं। जयललिता ने शराब पर रोक लगाने का वादा भी किया है। उन्होंने कहा कि दोबारा सत्ता में आने पर वो चरणबद्ध तरीके से शराब बेचने पर रोक लगाएंगी। और तमिलनाडु में GK वासन की अगुवाई वाली तमिल मनीला कांग्रेस DMDK पीपल्स वेलफेयर फ्रंट में शामिल हो गई है। गठबंधन में शामिल सभी दलों के बीच सीट बंटवारे पर समझौता भी हो गया। इसके तहत DMDK 104 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। MDMK 29 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। तमिल मनीला कांग्रेस को 26 सीटें मिली हैं, तो वहीं VCK, CPM और CPI 25-25 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। DMDK नेता विजयकांत गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। और BS येदियुरप्पा को कर्नाटक बीजेपी का अध्यक्ष बनाए जाने पर बयानबाजी का दौर जारी है। कांग्रेस ने कहा कि इस फैसले से भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी की गंभीरता का पता चलता है। बीजेपी का कहना है कि येदियुरप्पा के खिलाफ कोर्ट ने सभी मामले रद्द कर दिए हैं। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष BS येदियुरप्पा को लेकर कांग्रेस बीजेपी से जवाब मांग रही है। कांग्रेस ने कहा कि येदियुरप्पा पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे, लेकिन बीजेपी अब भ्रष्टाचारियों का महिमा मंडन करने में लगी है, जिसको उच्चतम न्यायालय की एक विशेष समिति ने यह पाया कि उसके खिलाफ जो आरोप हैं संगीन हैं और प्रमाणित हैं। उस प्रदेश में वो भारतीय जनता पार्टी की नैतिकता का झंडा लेके आगे बढ़ेंगे। उधर येदियुरप्पा का बचाव करने खुद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह सामने आए। येदियुरप्पा जी के सामने जितने भी मामले दर्ज थे, एक छोड़कर, जो क्रिमिनल केस नहीं है, एक छोड़कर सारे मामले हाईकोर्ट ने खारिज कर दिए हैं और कहा है कि पॉलिटिकल मामले थे। हाईकोर्ट ने बीते दिनों येदियुरप्पा के खिलाफ मामला चलाने की राज्यपाल की मंजूरी खारिज कर दी थी। लोकायुक्त कोर्ट ने भी उनके खिलाफ 4 FIR रद्द कर दी हैं। येदियुरप्पा लिंगायत समुदाय से आते हैं, जिसे कर्नाटक में प्रभावशाली माना जाता है। मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। और कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे केंद्रीय मंत्री YS चौधरी को बर्खास्त करने की मांग की है। चौधरी पर मॉरिशस कमर्शियल बैंक घोटाले में शामिल होने का आरोप है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने प्रधानमंत्री से पूरे मामले में हस्तक्षेप की बात कही है।
शुक्रवार को हैदराबाद की एक अदालत ने चौधरी को 26 अप्रैल तक गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया है। हम प्रधानमंत्री जी से यह मांग करना चाहते हैं कि अगर आप में रत्ती भर भी नैतिकता बची है तो इस मंत्री को तुरंत संघ से, मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाना चाहिए। और जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर श्रीनगर में कल मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें उनके मंत्रिमंडल से सदस्यों के अलावा राज्य के आला अधिकारी शामिल हुए। इसमें राज्य में कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई। इसमें एनआईटी का मुद्दा भी उठा, लेकिन इसे ज्यादा तूल देने और मामले को जल्द सुलझा लेने की बात कही गई। लॉ एंड ऑर्डर पे जो हम लोग काम कर रहे हैं, हम टीम वर्क कर रहे हैं, उसको अप्रिशिएट किया गया और इंशाल्लाह आगे भी हम कोशिश करेंगे लोगों को, आवाम को मुश्किलात ना। एनआईटी का मसला भी बच्चों का झगड़ा है, उसको ज्यादा कोई इसमें तूल नहीं देना चाहिए। और इसी के साथ यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रसिद्ध पुस्तिका एनाहिलिएशन ऑफ कास्ट। वो इतिहास वर्तमान लेकर आता है, क्योंकि जो कहानी बाबा साहब की थी वो हमारी कहानी है। जाति ये आपकी मानसिक स्थिति है, उसको बदलने के लिए आपको मेरे ख्याल से खुद प्रयत्न करने पड़ेंगे कि आपकी जाति की चेतना कम हो जाए, विश्व की चेतना बढ़ जाए। काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम दैट वी हैव, वन इज द कैपिटलिज्म, द अदर वन इज जर्नलिज्म। हिंदुइज्म की बात नहीं कर रहे हो। भारत रत्न बाबा साहेब अंबेडकर की किताब एनहाइलेशन ऑफ कास्ट पर प्रोफेसर गोपाल गुरु के साथ खास बातचीत RSTV के कार्यक्रम किताब में रविवार और सोमवार दोपहर 3 बजे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ के नक्सल पीड़ित जिले सुकमा में कल 122 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। समर्पण करने वालों में 11 महिलाएं शामिल हैं। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में 51 जनमिलिशिया सदस्य, 33 DAKMS सदस्य, 12 CNMS सदस्य और 4 आदिवासी बालक संगठन के सदस्य शामिल हैं। इनमें से कई नक्सलियों पर सरकार ने इनाम घोषित किए थे। समर्पित नक्सलियों में 5 के खिलाफ अदालत ने वारंट जारी किया था। वहीं कई थाना क्षेत्रों में इन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है। और विजय माल्या का इंतजार कर रहे प्रवर्तन निदेशालय को कल फिर निराश होना पड़ा। तीसरे समन के जवाब में माल्या तो नहीं आए, उल्टा मई तक समय मांगने की उनका नया अनुरोध जरूर पहुंच गया। माल्या भी देश से बाहर हैं और उन पर बैंकों का 9,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज बकाया है। 9,000 करोड़ के कर्जदार विजय माल्या एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं हुए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई का हवाला देते हुए मई तक का वक्त मांगा है। इससे पहले माल्या सुप्रीम कोर्ट में बैंकों की देनदारी से जुड़े मामले में भी गैर हाजिर रहे थे। बीजेपी का कहना है कि माल्या को कानून का पालन करना चाहिए। माल्या साहब और ईडी के बीच में है, लेकिन ये तो एक फैक्ट है कि माल्या साहब कोऑपरेट करते हुए नहीं दिख रहे हैं और माल्या जी को कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि जो इम्प्रेशन बना है इस देश में कि वो एक भगोड़े की तरह छोड़कर चले गए हैं, उस इम्प्रेशन को सही करने का यही तरीका है कि वो लॉ फेस करें और बोल्डली फेस करें। माल्या को कानूनी प्रक्रिया के तहत ईडी की तरफ से 3 नोटिस दिए जा चुके हैं। प्रवर्तन निदेशालय अब उन्हें छूट देने के बजाय दूसरे विकल्पों पर विचार कर रहा है। किंगफिशर के पूर्व कर्मचारी सख्ती की मांग कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ये सिलसिला चलते रहेगा जब तक कि विजय माल्या के ऊपर सरकार थोड़ा स्ट्रांग नहीं हो जाती। हजारों करोड़ों रुपया पब्लिक का रुपया लूटा है, उसने एम्प्लॉयज का सैलरी नहीं दी, हमारे जैसे लोगों को ऑलमोस्ट रास्ते पे लेके आया है। ऐसे आदमी को आप कौन सी दया दिखा रहे हैं और क्या संदेश ये सरकार जो है वो दे रही है जनता को। माल्या का हाल ही में पनामा लीक्स में भी नाम सामने आया है। वहीं गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट भी उनकी और उनके परिवार की तमाम संपत्ति के बारे में 21 अप्रैल तक जानकारी मांग चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश में बंदरगाहों के विकास में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। केंद्रीय जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी ने सागरमाला एपेक्स कमेटी की बैठक में ये बात कही। सागरमाला प्रोजेक्ट सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें बंदरगाहों का विकास और उन्हें जोड़ना शामिल है।
सागरमाला 14 और 15 मुंबई में हो रहा है। ये हमारे प्रोजेक्ट में हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें करीब 4 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट ये हमारे पोर्ट सेक्टर में आएगी। 8 लाख करोड़ के ये जो है इसमें इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट होगी, क्लस्टर्स बनेंगे पोर्ट लेड डेवलपमेंट में। और सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केंद्र सरकार ने मनरेगा के लिए अपने हिस्से की रकम जारी कर दी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कल 12,230 करोड़ रुपए जारी किए। इसका उपयोग बकाया मजदूरी चुकाने और नई मजदूरी का पैसा देने में होगा। अधिकारियों के मुताबिक पहली बार मनरेगा में एक साथ इतनी बड़ी रकम जारी की गई। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केंद्र सरकार मनरेगा के लिए पर्याप्त रकम जारी नहीं कर रही। कोर्ट ने सूखा पीड़ित राज्यों में योजना के तहत हुए खर्च का ब्यौरा भी मांगा था। कर्नाटक और महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में सूखे और पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। कर्नाटक के कई इलाकों में लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं और मजबूरी में गांव घर छोड़कर जा रहे हैं। सूखे हैंडपंप, प्यासी नहरें और खाली पड़े जलाशय, ये तस्वीरें हैं कर्नाटक के बेल्लारी और गुलबर्गा की, जहां लोग इस समय भीषण सूखे और पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में काफी दिक्कत हो रही है। लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिल रहा है। लोगों का कहना है कि पानी के लिए 10 किलोमीटर तक चलना पड़ता है। 3 किलोमीटर दूर से वाटर हाउस, पानी नहीं पीने का, पानी नहीं आता। 1 महीने को 2 टाइम छोड़ता। इंसानों के साथ ही मवेशियों को भी पानी नहीं मिल रहा है। इसके चलते ग्रामीण इलाकों में बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है। लोगों का कहना है कि सूखे के चलते पहले फसल चौपट हो गई और अब पानी की कमी की वजह से वो अपने घर बार छोड़ने को मजबूर हैं। इसी में हमारे गांव के अंदर पानी तो नहीं मिल रहा। जानवर को लाना रहे तो कड़वी अगर लाना रहे तो भी कहाँ भी नहीं मिल रहा हमारे को। और जानवर कैसा पालेंगे हम, कैसा इंसान बचेंगे हम, और कैसा करेंगे हमको तो मालूम नहीं गिर रहा है। बम्बई पुनः ऐसा कहाँ पेड़ भरते वहाँ जा रहे हैं। महाराष्ट्र का विदर्भ, मराठवाड़ा और खानदेश इलाका भीषण सूखे की मार झेल रहे हैं। लातूर, परभणी, अकोला और बीड़ जिले में ज्यादातर डैम सूख चुके हैं। टैंकर के जरिए पानी की सप्लाई हो रही है। धार्मिक नगरी नासिक में गोदावरी नदी में नाम मात्र पानी बचा है। रामकुंड पूरा सूख चुका है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु भी पानी की किल्लत का सामना कर रहे हैं। रामकुंड में पानी नहीं है। बहुत अफसोस हो रहा है। इधर आके हम लोग अस्थि जो है वो इधर एक डबके में जाके डुबा है। हमको नहीं मिल रहा, हमको इधर शांति नहीं मिल रहा है। हम लोग सूखे की मार सिर्फ महाराष्ट्र और कर्नाटक तक ही नहीं है। बुंदेलखंड इलाके के अलावा छत्तीसगढ़, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, झारखंड और तेलंगाना समेत 9 राज्य सूखे की चपेट में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और पाकिस्तान में अर्धसैनिक बलों ने 3 दिन तक चली कार्रवाई में 34 बलोच विद्रोहियों को मार गिराने का दावा किया है। बलूचिस्तान के गृह मंत्री सरफराज अहमद बुख्ती के मुताबिक अर्धसैनिक बलों ने विद्रोही नेता अब्दुल नबी बंगुलजई को भी मार गिराया। अब्दुल नबी विद्रोही संगठन यूनाइटेड बलोच आर्मी का मुख्य कमांडर था। सुरक्षा बलों को मौके से बड़ी तादाद में असलाहा, गोला बारूद और 30 लाख रुपए बरामद हुए हैं। पिछले 1 दशक के दौरान बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने के लिए आंदोलन चल रहा है और इसी बीच सरकार और विद्रोहियों के बीच संघर्ष में सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। इंटेलिजेंस बेस्ड एक ऑपरेशन किया है जिसमें इंटेलिजेंस हमें मिली थी उन लोगों की जिन्होंने साने मस्तूम किया था, और उन पर हमने 2 दिन कंटिन्यूसली हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया और उसमें 34 के करीब लोग मारे गए हैं, जिसमें उस कैंप का कमांडर गुलाम नबी बंगुलजई भी शामिल है। और अल साल्वाडोर में पनामा पेपर लीक मामले में विवाद में फंसी लॉ कंपनी मोज़ेक फोंसेका के दफ्तरों पर शनिवार को छापेमारी की गई। छापेमारी में कंपनी के दफ्तर से कागजात और कंप्यूटर जब्त किए गए। इस मुद्दे पर फ्रांस और पनामा के बीच रिश्तों में खटास बढ़ गई है और इधर इस्तीफे की मांग से घिरे ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने कहा है कि वो अपनी आय और संपत्ति से जुड़े सभी ब्यौरे सार्वजनिक करेंगे। अल सल्वाडोर में शनिवार को अटॉर्नी जनरल अपनी टीम के साथ कोलोनिया एस्कालोन स्थित मोज़ेक फोंसेका के दफ्तर पहुंचे। अटॉर्नी जनरल ने वहां से 20 कंप्यूटर और बड़ी तादाद में कागजात जब्त किए हैं। हालांकि इस मामले में किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।
पनामा लीक से जुड़े दस्तावेजों में अब तक अल सल्वाडोर के 33 लोगों के नाम सामने आए हैं। En este momento no podemos hablar de qué delitos. Lo que sí es que nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo e incautar esta información para examinarla desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista contable, desde el punto de vista legal. इधर पनामा पेपर लीक के बाद विवादों में घिरे ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रहीं। विपक्ष प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है। शनिवार को लंदन में उनके खिलाफ प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। इसके बाद कैमरन ने कहा कि उन्होंने इस मामले में अपना पक्ष सही से नहीं रखा। उन्होंने कहा कि वो जल्द अपने सभी टैक्स ब्यौरे सार्वजनिक करेंगे। I know that I should have handled this better. I could have handled this better. I know there are lessons to learn and I will learn them. And don't blame number 10 Downing Street or nameless advisors. Blame me. And I will learn the lessons. इधर फ्रांस ने पनामा को टैक्स चोरी से जुड़े देशों की काली सूची में डाल दिया है। इसके बाद दोनों देशों के बीच विवाद गहरा गया है। पनामा के राष्ट्रपति कार्लोस वरेला ने फ्रांस की आलोचना करते हुए इसे एक तरफा और गलत कदम बताया है। Yo quiero dejar bien claro el día de hoy que la medida tomada por el gobierno de Francia es una medida equivocada e innecesaria, más aún cuando se dio una comunicación entre ambos jefes de Estado. हालांकि कार्लोस वरेला ने दावा किया है कि पनामा मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों ने बुधवार को दमिश्क की सीमेंट फैक्ट्री से अगवा किए गए मजदूरों को रिहा करने की बात कही है। इस्लामिक स्टेट समर्थक अक्स समाचार एजेंसी पर जारी वीडियो में इस्लामिक स्टेट ने कहा कि 170 लोगों को छोड़ा जा रहा है और इससे पहले खबर ये आई थी कि इस्लामिक स्टेट ने अगवा किए गए लोगों की हत्या कर दी। इस्लामिक स्टेट की वीडियो में इन लोगों को चलते फिरते दिखाया गया है। इस्लामिक स्टेट ने राजधानी दमिश्क के नज़दीक एक सीमेंट फैक्ट्री से 300 से ज़्यादा मजदूरों को अगवा कर लिया था। और चलते चलते नजर हेडलाइंस पर। केरल के कोल्लम में मंदिर में लगी आग, एक पुलिसकर्मी समेत 80 से ज्यादा की मौत, 200 से ज्यादा जख्मी। घटनास्थल पर पहुंचे मुख्यमंत्री। राष्ट्रपति ने विविधता और सहिष्णुता को बताया भारतीय समाज की विशेषता। कहा लोकतंत्र सिर्फ संख्या बल नहीं, सहमति बनाने से भी जुड़ा। सोनिया गांधी ने लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों पर बढ़ते खतरे पर जताई चिंता। असम की 61, पश्चिम बंगाल की 31 सीटों पर मतदान कल। चुनाव आयोग ने मतदान तक समाचार पत्रों में राजनीतिक विज्ञापन पर लगाई रोक। भारत तिब्बत सीमा पर बढ़ाई गई सुरक्षा। तमिलनाडु में जयललिता का पूर्ण शराबबंदी का वादा, डीएमके ने लगाया लोगों को गुमराह करने का आरोप। आज जारी होगा डीएमके का घोषणा पत्र। छत्तीसगढ़ के नक्सल पीड़ित सुकमा में 122 नक्सलियों का आत्मसमर्पण। हथियार डालने वालों में 11 महिलाएं शामिल। 9 पर था 1-1 लाख का इनाम। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए तरकश।